प्रबल जी, आपसे एक चीज है, एक तो जो बात अजीत भाई साहब ने कही, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिस यही है कि पक्ष और विपक्ष ये दोनों को मिल, देर आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो आप अकेले एक एक पक्ष में नहीं रहेगा। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो ये हमारे यहाँ से नेता ये कहे तो ठीक है, अगर किसी पार्टी का नेता जाके कहे कि भाई हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में है, यहाँ पे भी आप उसको दीजिए, लेकिन जब ये हमारे यहाँ प्रधानमंत्री डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तो वो थोड़ा करने मतलब तब आपको ये अजीब सा लगता है कि नहीं बोल सकते हैं। इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या हमारा एक यूनियन स्टेट ऑफ यूनियन है, अगर प्रधानमंत्री के लिए सब प्रधानमंत्री एक है, सब वो तो केंद्र वो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें आप एक डबल इंजन सरकार होगी तब तो वो कहीं ना कहीं उस डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ प्रबल जी, हमारे एक प्रथमेश जी हैं, वो बेचारे परेशान नहीं है, और ये केवल उन्हीं की परेशानी नहीं है, देश में बहुत से लोग परेशान हैं, और सबसे ज्यादा परेशान भाजपा के लोग हैं कि राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी अपील करें न करें, वो जेल जाए न जाए, सबसे ज्यादा चिंता इसमें भाजपा को, हमारे कुछ दर्शकों को भी है। तो एक तो आपका क्या इस पे है, दूसरा मैं एक चीज जरा आपसे और समझना चाहूंगा, और मैं स्पेसिफिकली क्या, सब लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या क्या करना चाहिए, ये सब लोग राय दे रहे हैं राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। कोई कह रहा है जेल जाना चाहिए, कोई कह रहा चाहिए नहीं 2 साल की जेल जाना चाहिए, कह रहा जेल जाकर निकलना चाहिए, कोई कह रहा अपने घर की जगह उनके घर में ना। लेकिन जैसे मैं कम से कम धनंजय जी से, मैं आप विजय जी, अजीत भाई साहब, हम लोग एक कोशिश ये करते हैं कि लोगों तक जाएं, लोगों को बताएं, लोगों से बात करें, जहां तक हो सके कभी कभी बाहर निकलें, यहाँ से चर्चा करें। मैं थोड़ा ये भी करना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि वो क्या करे। आपको जनरली जैसे किसान आंदोलन था तो किसान नेता नहीं बता रहा था क्या करे, किसान बता रहा था कि ये करो। मैं उस पर जरा एक आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो नरेंद्र मोदी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने किसानों को परजीवी और खालिस्तानी नक्सली माओवादी कहलवाया और कहा भी, और उसमें जितने भी किसान आए थे वो मैक्सिमम जो थे किसान जो थे वह ओबीसी जातियों के थे, अति पिछड़ी जातियों के थे। उसमें जाट थे, गुजर थे, कुर्मी थे, सैंथवार थे, और उसके बाद उसमें पटेल थे, राजभर थे, उसमें मौर्य थे, और उसमें निषाद थे, राजभर निषाद सब थे, यादव थे। तो ये सब जातियां और उससे ज्यादा भी और अन्य जातियां, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा सब थे, बघेल थे। सारी जातियों के लोग आकर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे, और उनको नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार जो है उनको परजीवी और आंदोलन जीवी और क्या क्या कहते थे। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किसान जातियों का अपमान किया है, इस देश के पिछड़ों का अपमान किया। जहां तक आपने ये पूछा कि क्या करना चाहिए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में हम हेडिंग, हमारा देश जो है वो पूरा जो है फासिज्म की तरफ या फासीवादी ताकतों के हाथों में तो आ ही चुका है, पूरा फासीवादी रिजीम में बदल गया है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अभी गन्ने के दामों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जिस दिन चक्का जाम की हमने कॉल दी थी, उसके एक दिन पहले ही सबके घर पुलिस जाकर बैठ गई, सारे किसान नेताओं को गिरफ्तार को नजरबंद कर दिया। अभी मैं कल मैं गया था, कांग्रेस पार्टी के एक साथी हैं, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर उदित राज, उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक प्रदर्शन वो कर रहे थे राहुल गांधी के विषय को लेकर और लोकतंत्र के विषय को लेकर। तो मैं गया, तो अंबेडकर भवन, जिस अंबेडकर भवन को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर अंबेडकर जी ने स्थापित किया, और उनकी कोई मार्च का वो था कि मार्च करेंगे वो लोग, तो मार्च तो को परमिशन नहीं थी, उन्होंने मार्च निरस्त कर दिया। मार्च निरस्त करने के बावजूद उन लोगों को टेंट नहीं लगाने दिया, इवन दो कम से कम सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान चारों तरफ से घेरे हुए थे, हथियारबंद। अब आप ये सोचिए, और लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे थे, गेट बंद कर दिया था। तो ये स्थिति है। अब आप कहेंगे कि इस देश के अंदर क्या, मतलब हम क्या कहें, इस देश के अंदर लोकतंत्र है? नहीं है।
तो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो डरी हुई है, वो नहीं चाहती कोई आवाज उठे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह व्यक्ति है और तानाशाह जो होता है वो अंदर से डर, भय और नफरत के साए में जीता है और उसके अपने खिलाफ उठी हुई किसी भी आवाज को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि तानाशाह बहुत डरपोक होता है। इसलिए मुझे वो डरपोकपन जो है, डरपोक या कायरता की जो निशानी है, वो नरेंद्र मोदी के अंदर भी दिख रही है। नरेंद्र मोदी इतने घबराए हुए हैं कि वो किसानों को अपनी आवाज नहीं उठाने देते, मजदूरों को अपनी आवाज नहीं उठाने देते। वह अगर कोई विपक्षी दल उनके खिलाफ, अगर उनके रिश्तों को लेकर कोई सवाल उठाए तो उसकी सदस्यता रद्द करवा देते हैं। अब हद तो तब हो गई है कि जिस सेशन कोर्ट के जज ने निर्णय दिया था राहुल गांधी को 2 साल की सजा की, कल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया, उसमें मैंने देखा कि उसका प्रमोशन कर दिया गया। उस जज को डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। वर्मा जी जो थे उनको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। अब आप ये सोचिए, यानी ये पूरा जो अध्याय था, जो ये निर्णय था, ये सब स्क्रिप्टेड था। यानी तुम निर्णय दो, हम तुमको प्रमोशन दे देंगे। तो ये जब इस तरह की स्थितियां हो रही तो आप कहां तक, मतलब आप कैसे इस देश के अंदर लोकतंत्र को कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा रही है। अब इंटरवीन क्यों नहीं करेगी भाई? अमेरिका इंटरवीन क्यों नहीं करेगा? जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े प्रचारक हैं कि वो भूल गए कि वो उनको लगा कि हमारे देश की ये जो अमेरिका जो 30वां या 32वां 31वां कोई राज्य है उनके देश का, वो जाके वहां ट्रम्प सरकार बनाने लगे। इसके पहले कैमरून सरकार भी बनवा रहे थे, नेतन्याहू की भी सरकार वो बनवाने लगे थे। तो वो हर देशों में जाकर वहां पे इंटरवीन करने लगे। अब वो सारे लोग अब इनके भी मुद्दों मसलों पे इंटरवीन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब आप जाकर उनके अंदरूनी मसलों पर जाके कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, उसके लिए आप वहां पर भीड़ जुटाएंगे, उनके लिए आप उनके साथ नमस्ते ट्रम्प करेंगे, हाउडी मोदी करेंगे, या आप जाकर उनके साथ हर जगह जाकर वही काम आप करेंगे, तो ये स्थितियां तो आएंगी। अब मैं एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके चैनल पे भी बोलता रहता हूं और आज मैं पुनः बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी और विनोद अडानी और ये गौतम अडानी बंधु, इनका रिश्ता जो यूएई के साथ है, जो यूएई में जो तमाम जो रक्षा प्रमुख हैं या रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो यूएई को अपना रक्षा के एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं, वो मैक्सिमम लोग आईएसआई के पूर्व आईएसआई प्रमुख होते हैं या पाकिस्तानी जनरल्स हैं या लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। वो वहां पर अपना काला धन लेके जाते हैं। तो ये जो विनोद अडानी वहां रहते हैं, आपको भी मालूम है विनोद अडानी ने अपना विनोद शाह नाम रख लिया था। वो क्यों रखा था? क्योंकि भारत के अंदर उनके ऊपर एक आरोप था 90 के दौर में, 96, 97, 98 के आसपास कोई दौर था जिसमें उनके ऊपर आरोप था कि कोई नकली करेंसी और मादक द्रव्यों का कोई इंपोर्ट हुआ था, मतलब वहां से किसी पोर्ट पे पकड़ा गया था और उसमें इन लोगों का संलिप्तता थी। तब से ये भारत भी नहीं आते। तो सवाल ये है कि वो जो पैसा है 20,000 करोड़ रुपया, उसमें क्या ये जनरल्स और ये आईएसआई के प्रमुखों का भी पैसा है क्या? इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। तो अडानी का जो यूएई में बैठे हुए हैं, जो वहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है और जाता है, शिप जाती है और वहां से कंसाइनमेंट आ जाती है और ट्रेड में टैक्सेस नहीं लगते, इंपोर्ट ड्यूटीज में छूट मिल जाती है, तो वह जो चीजें हैं वह बड़ी गंभीर है। अब आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को मुद्रा पोर्ट दिलवा दिया, सारे पोर्ट दिलवा दिए, जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध रही है 1990 के दौर में ही संदिग्ध रही है, नकली करेंसी और मादक द्रव्यों की। तब आप सोचिए कि उनके यहाँ मादक द्रव्य नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? अब हो सकता है हथियार भी आ रहे हो सकता है कुछ और चीजें भी आ रही हो। तो मुझे तो बहुत डर है, भारत की सुरक्षा को लेकर में डर है, और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है अडानी। मैं आपको बोल रहा हूं, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो चुका है अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सारे यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक चीज समझ लें, मैं उनको फिर से कहता हूं, आपके चैनल पे मैं शायद फिर से बोल देता हूं, कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं कंप्लीट करिए। मैं देश की जनता को भी एक भरोसा देना चाहता हूं कि देखो अति हो गई है। जैकब जुम्मा ने भी इसी तरह अति की थी दक्षिण अफ्रीका में, गुप्ता बंधुओं से खूब लुटवाया था देश को। अंतिम में गुप्ता बंधुओं को जाना पड़ा
भागना पड़ा और जैकब जुम्मा जेल में गए। तो अगर जांच हो जाए भारत के अंदर निष्पक्ष रूप से, तो नरेंद्र मोदी को भी जेल जाना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं सीबीआई के अधिकारियों से, ईडी के अधिकारियों से, आपके डीआरआई के अधिकारियों से, नारकोटिक्स के अधिकारियों से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी, और पार्लियामेंट के तमाम अधिकारियों से और देश के तमाम आईएएस और आईपीएस से भी, आपको यू आर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति जवाबदेह हैं, मोदी के प्रति जवाबदेह नहीं। आपको जो पैसा तनख्वाह मिलती है ना, वो भारत की जनता, मैं भी देता हूं टैक्स, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स ही देता हूं, मैं डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, इनडायरेक्ट टैक्स देता हूं। हम सबके टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाहें दी जा रही है और आपके घर की सुरक्षा की जा रही है, रक्षा की जा रही है। नरेंद्र मोदी के पैसे से नहीं हो रहे। आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जवाबदेह हो, इसलिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करने का काम मत करो। आप नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फांसीवादी नीतियों को साथ में लेकर इस देश के लोकतंत्र को और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप तबाह करने की कोशिश कर रहे हो, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हलफ उठाकर आप जो नौकरी करते हो। ठीक है, आप अपने जो रूल बुक है उसके साथ चलो। नरेंद्र मोदी हो, अडानी हो, अंबानी हो, मैं हूं या कोई हो, हम कानून से ऊपर नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप चलिए। आप लोग उनकी गलत जो डिमांड्स हैं, जो गलत उनके आदेश हैं, जो गलत वो प्रताड़ना करना चाहते हैं, वो चीज मत करिए। सरकारें रहती नहीं हमेशा, कोई भी हमेशा नहीं रहता है। आज ये है, कल कोई और आएगा। तो ऐसा ना हो कि आप लोग गलत काम करें उनके साथ मिलकर और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़े आने वाले समय में, क्योंकि हर व्यक्ति की मार्किंग होती है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की मार्किंग होती है। मैं अगर कुछ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी मुझे भी देख रहे होंगे। नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही कहा, नरेंद्र मोदी मुझे भी जेल भेज सकते हैं क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। तो लेकिन मैं आज से मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से कि आप लोग इस तरह का काम मत करिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश के लोकतंत्र को खतरा हो। एक नरेंद्र मोदी व्यक्ति जो है वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और उनकी आरएसएस की जो संस्था है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है। वो नहीं चाहती है कि इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग लोकतंत्र में आगे बढ़ काम करें, क्योंकि गुरु गोवर्कर के बंच ऑफ थॉट्स में ये सारी चीजें हैं कि वो कहते हैं कि मैं एससी और माइनॉरिटीज की सत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो कि वह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने को तैयार हैं, वो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। बस मुझे इतना ही कहना है। आज की चर्चा है, अगर प्रबल जी बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो बस बहुत संक्षेप में कहिएगा, मैं खत्म करना है। हाँ बोलिए। मुझे बस एक बात मुझे बोलना है कि जो अभी फासिज्म पे मैं बोल रहा था, ठीक है, फांसीवादी सरकार नहीं है। अगर ये फांसीवादी सरकार नहीं होती तो जो किसानों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था लखीमपुर खीरी में, जो 5 किसान मारे गए थे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री टेनी के बेटे के द्वारा, उस पर नरेंद्र मोदी ने उफ तक नहीं की। उसके एक दिन बाद ही तो आए थे लखनऊ, और अभी भी वो मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को परवाह नहीं है किसी भी चीज की, और यह फासिज्म की ये रूप है। हो सकता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराकर भी फासिज्म आ किया, फासिज्म के थ्रू भी ये रूप हो सकता है। और मैं एक चीज और अंतिम में एक चीज कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, जो अभी ब्रिजेश जी भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट और नरेंद्र मोदी स्वयं और ये बिरला इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके बाद फैजल को फिर से वापस लाए हैं, अब वो रास्ता खोल रहे हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी जो है, वो तो रोज प्रार्थना कर रहे होंगे कि राहुल गांधी किसी तरीके से कोर्ट चले जाए और कोर्ट से उनको निर्णय दिलवा दें कि भाई आप जो है बेगुनाह है, बरी हो गए, और तुरंत हम इनको जो है वापस जो है, देखिए भाई वहां पे सजा हो गई थी तो हमने हटा दिया, अब जैसे सजा उस पर रोक लग गई या खत्म हो गया, हमने फिर वापस ला दिया। ये इस पर ये परेशान होकर कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक चीज समझ लें, 2024 में यह आपके लिए ये वाटरलू साबित होगा। और राहुल गांधी इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं राहुल गांधी को कहता हूं, मैं किराए के मकान पे रहता हूँ, राहुल गांधी अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप मेरे पास आइए, नहीं तो मेरे दिल्ली में मेरे पास किराए पे आ जाइए, नहीं तो आप मेरे गोरखपुर के मकान पे चले आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा।
जी जी।